अब स्वप्रेरकत्व की कैलकुलेशन करनी है ना। अब जो करने जा रहा हूं मैं वो 100% एग्जाम में आता ही है ना। ठीक है, अब अपन कैलकुलेशन करें। डेफिनेशन दिखा दी, एनर्जी दिखा दी, 2 डेफिनेशन दिखा दी, तीसरे में डेफिनेशन अपन ने नहीं बनाई है ना, बाकी सब डिटेल में समझा दिया। अब कैलकुलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। कैलकुलेशन में सिंपल है सब। धारावाही परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। अब देखो साहब, बहुत सारे आप बच्चे हो, आप है ना, आपका इतने बड़ी बुद्धि नहीं है, धीरे धीरे बड़े होंगे आप। सोचवाने के लिए हम हैं, आपको सोचने के लिए बाध्य हम करते रहते हैं। देखो, परिनालिका के कई सारे महत्व हैं। परिनालिका एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है अंदर की तरफ अक्ष की दिशा में, दंड चुंबक जैसा व्यवहार करती है। लेकिन परिनालिका को आप सर्किट में भी लगा सकते हो, क्योंकि वह स्वप्रेरकत्व भी उत्पन्न करती है और बड़ा शानदार, बड़ा कंट्रोल। यह भी आरोपित धारा का विरोध करने में सक्षम है और ये बहुत काम की चीज है। इसको भी एज एन कंपोनेंट भी आप यूज कर सकते हैं। तो सब एक परिनालिका है, ज्यादा कठिन नहीं है, सब बिल्कुल सिंपल है, पर इंपॉर्टेंट बहुत है। ये परिनालिका है, इसकी लंबाई आप स्मॉल एल मान लें, कैपिटल एल मान लें, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें कुल फेरों की संख्या आप मान लें एन। ठीक है साहब, ये कुल फेरों की संख्या आपने मान ली एन। इस परिनालिका में जैसे आप धारा प्रवाहित करोगे, धारा को लिख दें साहब, कैपिटल आई लिख दूं, कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। तो जैसे धारा प्रवाहित करोगे, अक्ष की दिशा में अंदर की तरफ प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। सदिश की जरूरत नहीं है ना। अक्ष की दिशा में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, अक्ष की दिशा में बोल रहा हूं तो आप समझ जाओ, μ0 ni है ना। स्मॉल एन का मतलब आप जानते हैं, स्मॉल एन का मतलब इकाई लंबाई में फेरों की संख्या। तो स्मॉल एल लंबाई में एन फेर है, तो इकाई लंबाई में फेरों की संख्या होगी। ये सब चुंबकीय क्षेत्र, और ये क्लियर है अक्ष के अनुदिश, अक्ष की दिशा में। ठीक है साहब। अब ये चुंबकीय क्षेत्र किसके रूप में? चुंबकीय बल रेखाओं के रूप में। ये चुंबकीय बल रेखा कहां से गुजरेगी? खुद ही में से। तो अब खुद के पास कितने फेरे हैं? एन। तो सब परिनालिका के एन फेरों से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स है ना। थ्योरी लिख नहीं रहा, बोलता जा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है तो मैं कोशिश कर रहा हूं हर चीज लिखूं। चलो हर चीज लिख देता हूं ताकि आपको है ना। परिनालिका के एन फेरों से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है ना। एक फेरे के लिए आप बी ए लिखेंगे। बी ए इसलिए लिखेंगे कि ये तो आपको दिख ही रहा होगा कि चुंबकीय क्षेत्र और कुंडली के तल का लंब, चुंबकीय क्षेत्र और कुंडली के तल का लंब दोनों एक ही दिशा में, तो थीटा बराबर तो 0 हो ही चुका है ना। तो आप कोस, मैंने कहा ना जब भी मैं बी ए लिखूं तो आप समझ जाया करूंगा बी पैरेलल एल है। तो यहां सब बी ए लिखा तो बी पैरेलल टू एल है ना, यानी थीटा बराबर 0 डिग्री। अब फेरे कितने हैं? ये तो एक फेरे से संबद्ध हुआ, फेरे हैं एन, तो एन फेरों से संबद्ध
कुल चुंबकीय फ्लक्स। बी की वैल्यू 1 से रख दो, ये लो साहब आंसर रहता तुरंत फाई इज इक्वल टू एन, बी की वैल्यू रखो म्यू 0 एन अपॉन एल इंटू आई इंटू ए, समेट दो, यानी फाई इज इक्वल टू म्यू 0 एन स्क्वायर ए अपॉन एल इंटू आई। ये सब आपने ऐसा अब देखो, क्योंकि आपने खुद ने लिखा है, फॉर्मूले आपको खुद के पता है ना। ये देखो आप पिछले पेज पर जाके, ये अपन ने लिखा है पिछले से पिछले पेज में, ये देखो आप L बराबर फाई अपॉन आई, बस इसका यूज कर लो, है ना, सिंपल सा। तो क्योंकि L बराबर फाई अपॉन आई, फाई की वैल्यू रख दो, ये इसमें से आई काट दो, 2 से रखो सब। जब आप वैल्यू रखोगे, यार राइटिंग ऐसे बिगड़ती है थोड़ी सी भी तो मजा बिगड़ जाता है थोड़ा, है ना। चलो L बराबर फाई का मान यहां से रखोगे तो म्यू 0 एन स्क्वायर एल सॉरी एन स्क्वायर ए, है ना। छोटी छोटी चीजों में जल्दबाजी हो जाती। एन स्क्वायर ए अपॉन एल, आई से आई तो कट ही गया, ये वाला तो ये आई तो कट गया ना, एल। ये सब परिनालिका का स्वप्रेरकत्व है, यानी परिनालिका स्वप्रेरकत्व भी उत्पन्न करती है। और कैसे मेजर कर सकते हो आप, इससे मेजर कर सकते हो म्यू 0 एन स्क्वायर ए अपॉन एल। अगर आप परिनालिका के अंदर पदार्थ रख दें, कोई माध्यम आपने रख दिया, है ना, थोड़ा सा अलग कलर से बता दूं, है ना, ये सब चुंबकीय पदार्थ अगर आपने परिनालिका के अंदर रख दिया तो L कितना हो जाएगा सब, तो माध्यम की उपस्थिति में, तो माध्यम अगर उपस्थित है तो माध्यम की उपस्थिति में परिनालिका का स्वप्रेरकत्व म्यू 0 की जगह आप लिख दोगे म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन एल, या म्यू की जगह अपन लिखते हैं म्यू आर इंटू म्यू 0 एन स्क्वायर ए अपॉन एल। तो खैर आप तो मेरा ख्याल है यहीं रोक दो, आपका काम यहीं तक हो जाएगा। आएगा तो आएगा, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा अंकों में थोड़ी आएगा, आएगा कम अंकों में आएगा, यूं मानो आप, है ना। तो कम अंकों में आएगा तो सब, अब देखो एल किस पे निर्भर करता है, यहां से बोल दूं, अब तो मैंने तो निकाल ही दिया ना। तो परिनालिका का स्वप्रेरकत्व तो माध्यम पे निर्भर करता है, फेरों की संख्या पर निर्भर करता है, काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, और परिनालिका की लंबाई पर भी निर्भर करता है। तो परिनालिका का स्वप्रेरकत्व तो निकाल दिया साहब आपको हो, जिसमें एक कैलकुलेशन की जा सकती है। तो ये एक कैलकुलेशन है ना। एक और दिखा देता हूं, है ना, एक और इससे दिखा देता हूं कि आप थोड़े कंफर्ट हो जाए, क्योंकि कैलकुलेशन तो अगली भी ऐसी, लेकिन उससे ये है कि आपका कंफर्ट जोन में आ जाओगे आप। चलो साहब कैलकुलेशन 2 कर देता हूं, है ना। कैलकुलेशन 2 अब है वृत्ताकार धारावाही कुंडली का स्वप्रेरकत्व, है ना। जहां कुंडली है वहां एल है ही है ना। कुंडली होने का मतलब, कुंडली का कैरेक्टर ही कौन है, एल है, मतलब कुंडली है तो एल है, यूं समझ लो, वही तरीका है। अब वृत्ताकार कुंडली परिनालिका नहीं है ना। अब ये सिचुएशन है, चलो इससे बना देता हूं, ये कुंडली है सब, आर इसकी त्रिज्या है ना, और फेरों की संख्या इसमें एन है। अपन जानते हैं
जैसे इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, धारा प्रवाहित करते ही अक्ष की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये अक्ष की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और इसका क्षेत्रफल भी अक्ष की दिशा में ही है ना। यानी यहां पर यह भी साफ है कि बी पैरेलल ए है, ठीक है ना। तो सब एन फेरों वाली आर त्रिज्या वाली जो वृत्ताकार कुंडली है, इसमें धारा कैपिटल आई प्रवाहित करने पर अक्ष की दिशा में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0 Ni/2r। ये कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र अपन ने बायो सावर्त के समय निकाला था, है ना, आज का हमारा, ठीक है। अब सब कुंडली के n फेरों से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, ये तो चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब ये चुंबकीय बल रेखाएं खुद ही में से तो गुजर रही हैं, तो अपन ने पढ़ा ही है कि जब स्वयं या यूं कहते हैं धारा परिवर्तनशील हो तो स्वयं से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण आरोपित धारा के विरुद्ध प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाने की घटना को स्वप्रेरकत्व कहते हैं या स्वप्रेरण कहते हैं, है ना। तो सब कुंडली के एन फेरों से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, वो की वही कॉपी है ना, एन फेरों से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स। तो सब एक फेरे के लिए बीए है और एन फेरे हैं तो एन बीए हो गया, ठीक है। बी की वैल्यू 1 से रख दो, तो बाई इक्वेशन 1 से रखोगे तो ये आ गया आपका 5 एन वैल्यू ऑफ बी μ0 Ni/2r। अब एक ही जगह आप चाहो तो पाई आर स्क्वायर रख दो, क्योंकि कुंडली आर त्रिज्या की है तो क्षेत्रफल आपको पता ही सही। ये इच्छा है आपकी, रखो तो रखो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है ना। हालांकि रखने से मामला थोड़ा सा फैल जाएगा। चलो 5 को समेटो, μ0 n² पाई और 1 r ले लो, है ना। ये पाई आर कर देता, 1 r नीचे वाला तो कट गया, तो μ0 ले लिया, n² हो गया, पाई हो गया, r हो गया और अपोन में 2 बचा और ये 1 × I बचता है। यही मेरे को तो दिख रहा है जो मैंने बता दिया, है ना। अब आपको तो स्वप्रेरकत्व तो निकालना है, तो क्योंकि L बराबर होता है 5/I। 5 की वैल्यू आपने निकाल ली, 5 की वैल्यू रख दो या I काट दो, क्योंकि बटे में I तो है। तो सब इसलिए वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व μ0 n² πr/2 है ना। ये वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व, मैं इसका दावा नहीं करता, मैं तो आपसे कहता हूं कि जो इम्पोर्टेंट है वो परिनालिका वाला प्रोग्राम इम्पोर्टेंट है। मतलब जैसे इसकी दावेदारी रखते हैं अपन कि यार ये जो है इसका आना लगभग निश्चित है, उसमें मेरा ख्याल है मैंने इम्पोर्टेंट भी लगाया, तो आप तो इस पे विशेष ध्यान रखना। छोटा सा डेरिवेशन है, चित्र वित्र भले नहीं भी बनाए तो कोई सी जरूरत नहीं, आप तो सिंपल लिख दें। और ये एकेडमिक वाले बच्चों को भी फॉर्मूला याद रखना जरूरी है ना। इसको अपन ने कैलकुलेशन किया है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं दिया, बस ये तो इसलिए कि ताकि आप एक चीज को 2 बार कैलकुलेट कर लेंगे तो आप थोड़ा कंफर्ट जोन में चले जाएंगे, है ना। तो सब इसका मतलब ये हुआ, अब तो ठीक है, हर कोईल नुमा बंद लूप के पास एल होता है, एल समस्या पैदा करता है। अब वो कभी समस्या भी और कभी वो लाभ भी है ना साहब। वो तो देखो, वो तो डिपेंड करता है यूज पर, लेकिन फिलहाल तो हम जो जानते हैं, हमें जानते हैं कि प्रतिरोध भी धारा के मार्ग में अवरोध है और कुंडली भी प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में अवरोध है। दिष्ट धारा की बात मत करो, क्योंकि दिष्ट धारा में जो करैक्टर आएगा वह करैक्टर उस समय आएगा जब आप कुंजी के ऑन करोगे
और कुंजी के ऑफ करोगे। ऑन ऑफ के समय ही करैक्टर आएगा, ऑन ऑफ के अलावा नहीं आएगा। जैसे मैं यूं कहना चाहता हूं आपसे कि ये जो अपन ने जो आज का प्रोग्राम चालू किया था, इस आज के प्रोग्राम को जो चालू किया था तो उसमें एक विशेष चीज है, उस विशेष चीज को अभी से समझ लोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे, नहीं समझोगे तो अगले चैप्टर में समझ। इसमें विशेष चीज जो है वो ये है कि कुंडली जो है वह विरोध करती है। अब उसका विरोध कैसे नापेंगे आप, है ना? तो सब पहली बात तो मैं आपको समझाऊं कि यहां पर जो आप देख रहे हो ये डीसी है। डीसी में कुंडली काम नहीं करती। इससे स्विच ऑन स्विच ऑफ दो सिचुएशन दिखाई। ऑन करके रख दो, कुछ नहीं होगा। स्विच ऑफ करके रख दो, कुछ नहीं होगा। तो डीसी में एसी का इफेक्ट मोमेंट में आएगा, बस जस्ट एट द टाइम ऑफ ऑन एंड ऑफ। आफ्टर ऑन एंड आफ्टर ऑफ नथिंग एल्स, कुछ नहीं होगा, फिर कोई करैक्टर नहीं आ रहा, है ना? तो आपको ये समझ के रखना है। अगर जैसे अपन एसी प्रवाहित करते हैं, एसी तो धारा ही परिवर्तनशील है, तो कंटिन्यू ये आरोपित का क्या करता है था, विरोध करता है था। और अगर हम आरोपित ना करते, कोयल से मैं संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, तो लगातार बिजली पैदा होती रहती। यानी मैकेनिकल एनर्जी को कंटिन्यूम किस में कन्वर्ट करते थे, इलेक्ट्रिक। तो बिजली घरों में क्या किया जा रहा है, जो आप बिजली घर देख रहे हो, जहां भी बिजली पैदा की जाती है वहां यही तो किया जाता है, कंटिन्यू फ्लक्स में चेंज करते हैं, फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, तो विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है ना? तो वहां भी एक है। तो सब ये जो अपन ने बताया ये डीसी का करैक्टर नहीं है, एसी का करैक्टर। पर समझाया किससे जाता है, डीसी से समझाया जाता है। तो प्योर कुंडली का करैक्टर है ना? जहां कुंडली है वहां ये करैक्टर। इसके एक दो एग्जाम्पल मैं आपको छोटे छोटे समझाता हूं, है ना? एक दो एग्जाम्पल में, पहला एग्जाम्पल है स्वप्रेरकत्व का। स्विच ऑन ऑब्लिक ऑफ, है ना? घर में आप देखना कभी जब स्विच ऑन या स्विच ऑफ करते हैं तो कभी कभार आपको स्विच में फ्लेम दिखती होगी, चिंगारी दिखती होगी थोड़ी बहुत, है ना? क्यों होती है साहब ये चिंगारी? तो मैंने भी आपको समझाया कि डीसी में एसी का करैक्टर ऑन ऑफ के समय आएगा। दूसरा मैंने आपको समझाया कि फ्लक्स का परिवर्तन जितना फास्ट होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल की प्रबलता भी उतनी की उतनी अधिक होगी। तो स्विच ऑन स्विच ऑफ एक मतलब फास्ट प्रोसेस है, बहुत तेजी से घटित होने वाली प्रक्रिया है। जो प्रक्रिया में बहुत तेजी से घटित हो, प्रबल प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और जब ये प्रबल प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो वायु का रोधन भंग कर देता है, यानी उसके रूप में कुछ चिंगारियां बाहर आ जाती हैं, है ना? विशेष रूप से स्विच ऑन के ऑफ के समय यह घटना ज्यादा पावरफुल रूप से दिखती है। स्विच ऑफ के समय ज्यादा चांस रहते हैं इसके, ऑन के समय इतना चांस नहीं रहता। हालांकि देखो हो दोनों समय रहा है, फ्लक्स का परिवर्तन ऑन के समय भी हो रहा है, ऑफ के समय भी हो रहा है। पर यह है कि ऑफ के समय धारा थी, अब ऑफ करने जा रहे हो, है ना? तो एकदम शीघ्रता से ऐसा स्विच ऑन ऑफ में कोई ऐसा तो नहीं घंटा भर लगता हो। स्विच ऑन और ऑफ शीघ्र प्रक्रिया। और ये मैंने आपसे कह रहा कि फ्लक्स का परिवर्तन जितना फास्ट, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उतनी की अधिक या प्रबल होती है। तो स्वाभाविक रूप से कि स्विच ऑन ऑफ एक शीघ्र प्रक्रिया है और इतनी शीघ्र प्रक्रिया के कारण प्रबल प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इतना प्रबल होता है कि वायु का रोधन भंग हो जाता है और आपको बाहर फ्लेम दिख जाती है, चिंगारियां दिख जाती हैं। स्पेशली स्विच ऑफ के समय यह घटना ज्यादा पावरफुल दिखाई देती है। एग्जाम्पल टू में जैसे प्रतिरोध बॉक्स से अपने लेबोरेटरी में, है ना, प्रतिरोध बॉक्स में
जो प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं वो तारों से करते हैं, कॉपर या मिश्र धातु के तार। अपन जानते हैं अगर एक तार भी है तो प्रतिरोध तो होगा ही होगा। R बराबर रो एल अपॉन है, तार की कुछ अपनी लंबाई है, मतलब एल है ना, तार की अपनी कुछ मोटाई है, तार अपने आप में एक पदार्थ है। तो फिर जब एल है, ए है, आर है, तो हर तार में प्रतिरोध भी है। तो कहने का मतलब किसी भी तार को वास्तव में आपको दर्शाना तो कैसे चाहिए, ऐसे, क्योंकि तार है तो आर है, यूं समझो, एक नारा समझ लो आप। तो सब प्रतिरोध बॉक्स में विभिन्न प्रतिरोध होते हैं। इन प्रतिरोधों का विकास या इन प्रतिरोधों की उत्पत्ति तारों से करते हैं, और वो मिश्र धातु के तार ही, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब तार से प्रतिरोध, जैसे मान लो मेरे को 2 ओम प्रतिरोध चाहिए, 2 ओम प्रतिरोध के लिए तार की लंबाई मान लो 4 मीटर हुई। मेरे को 4 ओम प्रतिरोध चाहिए, उसके लिए मान लो तार की लंबाई 6 मीटर हुई। तो मेरे को तो प्रतिरोध बॉक्स में खूब सारे वेरिएशन दिए जाते हैं ना, 3, 4, 5 प्रतिरोध दिए जाते हैं, तो सॉरी 5-10 प्रतिरोध दिए जाते हैं। इतने प्रतिरोध देते हैं तो सबके लिए तार की आवश्यकता है। अब बॉक्स तो छोटा सा होता है, तो अब क्या करोगे आप, लंबे लंबे तार, बॉक्स से छोटा सा, तो आप बॉक्स के अंदर इन तारों को लपेटोगे ही ना, सेपरेट करने के, एक दूसरे से गुच्छा नहीं हो जाएंगे। आप खुद ही जब इस युक्ति को बनाओगे तो खुद ही परेशान नहीं हो जाओगे, डेफिनेटली होंगे। तो आप क्या करेंगे कि साहब इनको जगह कम घेरें, इससे लपेटना चालू कर दो। अब आपको पता था कि लपेटने से कुछ हो सकता है, पर अब पता पड़ गया कि लपेटने से बहुत लफड़ा पड़ सकता है। फैला हुआ तार रहता कोई दिक्कत नहीं है, पर उस तार को समेटते ही दिक्कत है, क्योंकि समेटते आपने लूप बना दी है, और हम जानते हैं लूप है तो एल है। देख लो आप, सामने लिखा रखा वृत्ताकार धारावाहिक कुंडलियों का या कुंडली का स्वप्रेरक तो सामने निकाल रखा। तो लूप है तो एल है, और एल है तो एल जितना ज्यादा प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उतनी प्रबल होगी। एल का मतलब ही यही है, एल ज्यादा तो प्रेरित धारा ज्यादा, प्रेरित विद्युत वाहक बल भी ज्यादा, है ना। तो स्वाभाविक है, एक प्रतिरोध तो वो है जो आपने जिसके लिए तार बनाया, एक ये प्रेरित धारा का विरोध करने के कारण हो जाएगा। तो इसका मतलब जितना प्रतिरोध आप समझ रहे हो उससे ज्यादा है। आप तो 2 ओम का बना रहे हो, पर प्रेरित धारा भी आरोपित का विरोध करे तो अगर मान लो 2 ओम उसने विरोध किया तो 2 ओम का नहीं 4 ओम का है। 2 ओम का तो आपने कैलकुलेशन किया, और प्रेरित धारा स्वयं भी आरोपित धारा का अवरोध प्रतिरोध कर रही है। 2 ओम वो हुआ तो 2 और 2 4 हो गया। तो सब आपने प्रतिरोध बॉक्स में लंबे तारों को समेटने के लिए तार लपेट दिए, पर लपेटते लूप बना दी, लूप बनाते एल आपके सामने परेशानी पैदा कर देगा। इसलिए आप इस एल के इफेक्ट को क्षीण करने के लिए प्रतिरोध तो तार से बनाएंगे, तो बनाएं। जैसे तार है, इसकी लंबाई मान लीजिए एल है, तो आप क्या करें, पहला काम तो ये करें कि इस तार को दोहरा कर लें, यानी L/2 L/2। अब बनाएं कुंडलियां तो दोहरे तार की बनाएं, इस वाले की, ये देखो दोहरा, ये दोहरा। अब दोहरे तार में ये होगा कि एक तार से धारा जाएगी, एक से आएगी। अपन जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र जो होता है धारा की दिशा पर निर्भर करता है, तो दोनों एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र को निरस्त कर देंगे, और जब चुंबकीय क्षेत्र ही निरस्त हो जाएगा तो फिर एल होगा ही, है ना। फ्लक्स में परिवर्तन से होता है। तो सब अब एक से धारा जा रही है और एक से धारा आ रही है, तो ये एक से जाना एक से आना, तो कहीं भी देखेंगे तो धारा की दिशा अपोजिट होगी। अब जैसे कहीं भी दिखा दूंगा, है ना, तो ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। तो प्रतिरोध बॉक्स के अंदर तार से प्रतिरोध उत्पन्न करने के लिए तार को दोहरा कर लेना चाहिए, डबल कर लेना चाहिए, है ना। लास्ट एग्जांपल और बताता हूं मैं आपको, है ना। एग्जांपल 3,
आपने व्हीट स्टोन पढ़ा था, व्हीट स्टोन सेतु, है ना। व्हीट स्टोन सेतु में अगर आपने बात को ध्यान दिया हो तो व्हीट स्टोन सेतु को आप दोबारा एपिसोड देख लेना, ये आपको धारा विद्युत की में पढ़ाया था। व्हीट स्टोन सेतु में बड़ी परफेक्टली, सावधानी पूर्वक और स्पष्ट रूप से बोला गया है कि पहले कुंजी K1 को ऑन करें, तत्पश्चात कुंजी K2 को ऑन करें। अगर आप पहले कुंजी K2 ऑन कर देंगे जो चतुर्भुज के बीच में थी, तो आप उस एक लूप के 2 लूप बना देंगे, क्योंकि बीच की शाखा कंप्लीट हो जाएगी। जो व्हीट स्टोन ब्रिज था, व्हीट स्टोन ब्रिज में प्रतिरोध चतुर्भुजाकार में होते हैं। अब मैं देखो अगला पन्ना तो लेना चाहता, क्योंकि एंड कर रहा हूं मैं, तो मैं यहीं पे स्पेस यहां निकाल लेता हूं ना। ये ऐसे सिचुएशन थी, है ना। ये P, ये Q, ये R, ये S, ये सब गैल्वेनोमीटर और ये कुंजी K2, है ना। अगर पहले आप कुंजी K2 को ऑन कर देंगे, मैंने तो पहले ऑन कर दिया यार साला, ठीक है। ये लो, ये आप पहले कुंजी K2 को ऑन कर देंगे तो K2 को ऑन करते कितने लूप बन जाएंगे? 2। K2 ऑफ है तो एक ही लूप है ना। तो आपसे इसलिए वहां कहा कि पहले K1 ऑन करें, तत्पश्चात K2 ऑन करें, धारा स्थापित हो जाने के बाद। अगर पहले K2 ऑन कर देंगे तो आपने कितने लूप बनाए? 2। और हम जानते हैं लूपों की संख्या जितनी अधिक होगी, एन जितना अधिक, स्वप्रेरकत्व भी यानी प्रेरित धारा का विरोध भी उतना ही अधिक होगा। तो कोशिश करें। अब इसके एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं, तो कोशिश करें तो छोड़ो, कोशिश करें में तो ठीक है, फेरों की संख्या कम करें। कहीं मान लो एडवांटेज में काम में ले रहे हो तो वहां तो कोशिश करें एन ज्यादा लें, है ना। तो कहीं स्वप्रेरकत्व मान ली ज्यादा चाहिए, कहीं कम चाहिए, तो वो तो उस हिसाब से मैनेज करें, कोशिश ना करें। तो सब ये लेक्चर दोबारा भी देखना आप, इसका क्वेश्चन श्योर आएगा, श्योर, है ना। थैंक यू बच्चों। कल इस चैप्टर को एंड करेंगे, फिर उसमें भी कुछ न्यूमेरिकल और एक अन्योन्य प्रेरकत्व वाला टॉपिक डालेंगे, और एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल रोक रखे वो करेंगे ना। बस आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।